हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 5 लेक्चर दिए हैं। इसी में हम फ्रॉन्टलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को भी डिस्कस किए हैं। समझ रहे हैं कि फ्रॉन्टलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। उसी में देखो एक आता है लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ रहे हैं ना। तो लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, हम इसीलिए उसको डिस्कस नहीं करते। ऑनर्स में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ हम इस चीज़ को पढ़ाते हैं, लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। क्योंकि मेंशन नहीं एनसीईआरटी में, इसीलिए ज़्यादा पढ़ने से फिर सिलेबस खत्म नहीं होगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो एनसीईआरटी में उसको हम डिस्कस किए। आज सरफेस केमिस्ट्री का जो है 6 लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कैटालाइसिस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटालाइसिस, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरण, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि कैटालाइसिस है क्या, है ना। कैटालाइसिस है क्या, यह किस प्रकार से वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, सब के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ये कैटालाइसिस जो यह है क्या, यह एक ग्रीक वर्ड से बना। कैटालाइसिस टर्म जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है। केटा मीन्स होता है होली मतलब पूर्णतः, है ना। और लेइंग मतलब होता है टू लूजन। इसका क्या मतलब हुआ जानते हो। इसका मतलब हुआ कि कैटलिस्ट इज फंक्शन by loosening the bond in reacting molecules। यह क्या करता है कैटलिस्ट, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको क्या करता है, लूज कर देता है, जिसके कारण वह कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और वह मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटम रिएक्टिव होता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेके प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब यह रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। समझ जाइएगा। और बढ़िया से सबसे पहले समझिए कि ये जो है कैटालाइसिस टर्म सबसे पहले दिया गया बर्जीलियस के द्वारा। बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है बहुत पहले 1836 में। बहुत पहले जो है दिया गया बर्जीलियस के द्वारा। तो उन्होंने इस टर्म को कैसे दिया और कहाँ से खोज किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पर बाहरी सब्सटेंस के प्रभाव को देखा। तो इस दरमियान उन्होंने क्या देखा कि बाहरी सब्सटेंस जो है, फॉरेन मटेरियल जो है, वह केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रायः बढ़ा देता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वह फॉरेन मटेरियल, वह बाहरी सब्सटेंस उसकी संरचना में, उसकी बनावट में, है ना, उसकी संरचना में एवं उसकी बनावट में कोई अंतर नहीं होता है। समझे। उसकी संरचना में, उसकी बनावट में, उसके भार में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ उस बाहरी पदार्थ की उपस्थिति रिएक्शन के रेट को क्या करता है, प्रायः बढ़ा देता है, कुछ केस में घटाता भी है। कहने का मतलब रिएक्शन के रेट को क्या करता है, वह बाहरी पदार्थ चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लेकिन उस बाहरी पदार्थ के बनावट में, उस बाहरी पदार्थ के वेट में, भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बर्जीलियस ने उस फॉरेन मटेरियल का नाम दे दिया कैटालिस्ट, और इस क्रिया को कहते हैं कैटालाइसिस। समझ में आया। उस बाहरी पदार्थ का नाम उन्होंने क्या दे दिया, कैटालिस्ट, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, और इस क्रिया को, इस फिनोमेना को क्या कहिएगा, कैटालाइसिस। आया समझ में। फिर से बोलते हैं बच्चों कि बर्जीलियस ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन पर बाहरी पदार्थ के प्रभाव को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा कि वह बाहरी पदार्थ जो है रिएक्शन के रेट को परिवर्तित कर देता है, प्रायः बढ़ा देता है।
कुछ केस में घटा भी देता है, लेकिन उस बाहरी पदार्थ के संरचना में, स्ट्रक्चर में, वेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ उसकी उपस्थिति रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। तो इस पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दिया? कैटेलिस्ट। हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, और इस क्रिया को कहते हैं कैटेलाइसिस। हिंदी में क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। तो यह कहाँ से बना है बच्चों? एक ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना केटा। केटा मीन्स हुआ होली, मतलब पूर्णता। लेइन मतलब होता है टू लूजन, टू लूजन। इसका मतलब क्या हुआ? कैटलिस्ट इज फंक्शनड, a catalyst is functioned by, that is a catalyst is functioned by, a catalyst is क्या करता है? functioned by loosening the bond, by loosening the bond, by loosening the bond. किसने? in reacting molecule, by loosening the bond in reacting molecule। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ, हम इथीन करा रहे हैं। इथीन के रिएक्शन जब हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये निकेल जो ये H2 है, H2 के बीच जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? निकेल। यहाँ समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसका हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में? निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं, निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये निकेल क्या करता है? H2 मॉलिक्यूल के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको लूज कर देता है, कमजोर कर देता है, उसको वीक कर देता है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको क्या करता है? लूज कर देता है, वीक कर देता है, जिस कारण से यह बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड लूज हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो आसानी से ब्रेक करेगा, तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा किसमें? एटम में। एटम रिएक्टिव होता है, फट से इसके साथ रिएक्ट करके इथीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इथेन में। इथीन कन्वर्ट हो गया किसमें? इथेन। यहाँ CH2 है, एक H यहाँ आके जुट गया, CH3, फिर CH2, एक जुट गया CH2। यहाँ जो निकेल क्या किया? ये कैटलिस्ट का काम किया। ये निकेल कैसा काम किया? कैटलिस्ट का काम किया, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड को क्या करता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल में उपस्थित कोवेलेंट बॉन्ड को लूज कर देता है। इसीलिए यह बना है ग्रीक वर्ड से केटा मीन्स होल्डिंग, और लेइन मीन्स क्या हुआ? टू लूजन। इस बॉन्ड को ये लूज कर देता है, जिसके कारण रिएक्शन के रेट बढ़ जाता है। ये जो है बाहरी सब्सटेंस जो है, यह जो बाहरी सब्सटेंस है, ध्यान दीजिएगा भैया, यह जो बाहरी सब्सटेंस है निकेल, इस रिएक्शन में जो बाहरी सब्सटेंस क्या है? निकेल। इसी को बर्जीलियस ने क्या कह दिया? कैटलिस्ट। इसी को बर्जीलियस ने क्या कह दिया? कैटलिस्ट। और इस फिनोमेना को क्या कहिएगा? कैटेलाइसिस। वही लिखे हैं कि कैटलिस्ट इज फंक्शन, कैटलिस्ट कार्य करता है बाय लूजनिंग द बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड को लूज। इसको उतारिए बच्चों, आया समझ में? और देखो, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यह निकेल जो है इसके स्ट्रक्चर में, इसके वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम 5 ग्राम निकेल लिए हैं रिएक्शन के पहले, तो रिएक्शन के बाद भी 5 ग्राम रहेगा। निकेल के जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर
बाद में रह जाएगा, यानी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे बाहरी सब्सटेंस को ही कैटेलिस्ट कहा जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैटेलाइसिस कहते हैं। खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसको उतार दी बताना तो बढ़िया से सबको कॉपी में नोट करते चलिएगा। अब इस चैप्टर को पहले हम सरफेस केमिस्ट्री को पहले अब हम कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना? इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। ओके, इसके बाद इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो हम न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल बताएंगे, सब चीज साथ में करते हुए चलेंगे। कैटेलिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनेशन the substance which changes the rate of reaction, the substance which changes the rate of reaction, okay, reaction without themselves getting consumed विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, मतलब बिना खर्च किए हुए यह विक्रिया के रेट को क्या करता है? चेंज कर देता है। चेंज का मतलब समझा? चेंज का मतलब क्या हुआ? यह रिएक्शन के रेट को प्रायः बढ़ा देता है, कुछ केस में घटाता भी है। इसीलिए यहाँ चेंज का अर्थ दोनों हुआ, यह इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन जनरली क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो चूंकि इंक्रीज डिक्रीज दोनों आएगा, इसीलिए हमने वर्ड यूज क्या किया? चेंज। चेंज में दोनों आ गया, इंक्रीज भी आ गया, डिक्रीज भी आ गया। बट इज रिकवर्ड chemically unchanged at the end of reaction. Is called catalyst, and this phenomenon is called catalysis. Now, but is recovered chemically unchanged at the end of the reaction. Now, at the end of the reaction is called catalyst, and this phenomenon is known as catalysis. वही बात बताएं, फिर समझिएगा। The substance which changes the rate of reaction, वे पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, विदाउट themselves getting consumed, मतलब अपने आप को बिना खर्च किए हुए वह रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, बदल देता है। बट इज रिकवर्ड केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, लेकिन अभिक्रिया के पूर्ण होने पर वह केमिकली रासायनिक रूप से क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसे पदार्थ को कैटेलिस्ट कहा जाता है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कैटेलाइसिस। ओके, देखिए वे पदार्थ जो रासायनिक
अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया में बगैर खर्च हुए अभिक्रिया की दर को या वेग को परिवर्तित कर देता है, दर को परिवर्तित कर देता है ना। जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। एवं अभिक्रिया के पूर्ण होने पर पुनः प्राप्त होता है, उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। एवं इस घटना को कैटालाइसिस कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, कैटालाइसिस कहा जाता है। हिंदी अंग्रेजी में दोनों में लिख दिए ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों देखिएगा। दोनों को 2 बार लिखना संभव नहीं है, इसलिए कि साथ पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में लाइन 4 लाइन हिंदी अंग्रेजी आता है, बाकी कहीं कुछ है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बगैर खर्च हुए अभिक्रिया की दर को या वेग को परिवर्तित कर देता है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुके हैं बच्चों ऑफलाइन क्लास में। रेट को ही वेलोसिटी कहते हैं। एवं अभिक्रिया के पूर्ण होने पर पुनः प्राप्त होता है, मैंने जितना ग्राम लिए थे उतने ग्राम प्राप्त होगा, जितना उसका पहले बनावट था वही बनावट रहेगा, यानी केमिकली वह अनचेंज्ड होगा, रासायनिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ को कैटालिस्ट कहते हैं। एवं इस घटना को क्या कहते हैं, बोलो, कैटालाइसिस। अब हम रिएक्शन से देंगे, आप समझ जाइएगा। केमिस्ट्री तब तक समझ में आता है जब तक हम रिएक्शन देखो लिखेंगे फट से समझ में आ जाएगा, और जब तक हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे तुमको समझ में आएगा ही नहीं क्या लिखेंगे। इसको समझाते हैं, लिख लिया होगा बच्चों, नीचे रहने देते हैं, तुम लोग उतारो तब तक, ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, है ना। कैसे कैसे हो रहा है उसको समझिए। कैटलिस्ट क्या है या कैसे वर्क करता है, इसको तो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। देखिए, पोटासियम क्लोरेट KClO3, पोटासियम क्लोरेट, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट। जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो यह टूट के बनाता है KCl प्लस O2, KCl प्लस O2 बनाता है। इसका नाम है पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट। जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर 653 से 653 मतलब 653 केल्विन से हम हीट करते हैं 873 केल्विन पर, यानी हाई टेम्परेचर। यह हाई टेम्परेचर जब हम इसको हीट की, शॉर्ट में टेम्परेचर को लिखा जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, पढ़ाई चुके हैं केमिस्ट्री। पोटासियम क्लोरेट रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। तो जब ये रिएक्टेंट को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, इतना टेम्परेचर पर, तो यह रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होता है, खर्च होता है।
तो यह KCl पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज किया, ब्रेक किया, टूटा, और यह टूट के क्या बनाया KCl, और यह बदल गया किसमें ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस बनाने का लेबोरेटरी मेथड है ना। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत पड़ रहा है, तो यह ऑक्सीजन बनाने का क्या है लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है कि आप प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे बनाओगे। तो पोटेशियम क्लोराइड को हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो यह टूट के बनाता है KCl, और यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें O2। समझ गया, ये प्रयोगशाला विधि है, इसी से ऑक्सीजन बनता है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है सिलेंडर में, जो अभी कोरोना काल में हॉस्पिटल सब में जो सिलेंडर गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर गैस की जरूरत पड़ती है, यही ऑक्सीजन। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट रिएक्शन में खर्च हुआ, रिएक्टेंट रिएक्शन में ब्रेक किया, खर्च हुआ, टूटा, और जितना खर्च हुआ उसी अनुपात में यह बदल जाता है किसमें प्रोडक्ट में। KCl अलग बन गया और O2। ओके, अब देखो इसी रिएक्शन में जो काम बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रहा था, जो काम हाई टेम्परेचर पर हो रहा था, अब उसी में हम क्या किए MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिए MnO2। तो जो काम हाई टेम्परेचर पर हो रहा था वह काम अब लो टेम्परेचर पर होने लगा। 473 से लेके 633 कैलोरी पर जब हम गर्म किए, यानी यह क्या हुआ लो टेम्परेचर पर टूट के यह क्या बनाया KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखिए आपका, हम लिखाते हैं तब हम आपको समझाते हैं। इस रिएक्शन से आप समझ जाइएगा कि कैटेलिस्ट है क्या, कैटेलिस्ट है क्या, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक, ध्यान देने की बात है बच्चों। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ भी लिए पोटेशियम क्लोराइड है ना। यह KClO3 टूट के बनाया KClO2, यहाँ भी KClO3 टूट के बनाया KCl और O2। प्रोडक्ट में देखो कोई अंतर नहीं, ट्वाइस KCl ट्वाइस KCl, 3O2 3O2। प्रोडक्ट में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। यहाँ भी KCl3 बना उसमें, यहाँ भी बना इसमें, तो अंतर क्या है, जो काम हाई टेम्परेचर पर हो रहा था वही काम लो टेम्परेचर पर है ना, वही काम लो टेम्परेचर पर हुआ। इसका क्या मतलब था कि यहाँ MnO2 क्या है, देखो MnO2 कहीं Mn का कोई प्रोडक्ट बना है, यहाँ Mn का कोई प्रोडक्ट बना है, नहीं बना। इसका क्या मतलब है कि MnO2 रिएक्शन में खर्च नहीं हुआ, इसकी सिर्फ उपस्थिति केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। यानी जो काम हाई टेम्परेचर पर हो रहा था वही काम लो टेम्परेचर पर होने लगा। तो यहाँ MnO2 कैसा काम किया बोलो, कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट को हमेशा एरो पर दिखाया, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट को राइट साइड, और कैटेलिस्ट को कहाँ दिखाते हैं बोलो, एरो। तो यहाँ MnO2 कैसा काम किया बोलो, कैटेलिस्ट का। और इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, कैटेलाइसिस। इसी घटना को क्या कहेंगे, कैटेलाइसिस। तो कैटेलिस्ट की विशेषता क्या है बच्चों, कि कैटेलिस्ट रिएक्शन में खर्च नहीं होता, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि कैटेलिस्ट के नेचर हाईली स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग टेबलेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अलग अलग रिएक्शन के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट अलग अलग कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। कैटेलिस्ट के इसी गुण को कहा जाता है हाईली स्पेसिफिक, है ना। नेक्स्ट इसका गुण क्या है कि कैटेलिस्ट जो है किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए बहुत कम अमाउंट में कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। जिस तरह से 500 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक टीचर क्या है, काफी है ना। उसी प्रकार से रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए बहुत कम अमाउंट में कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है।
है ना। यह सब कैटलिस्ट की क्या है विशेषता है। कैटलिस्ट को एरो पर दिखाया जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को जनरली डिक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को जनरली डिक्रीज कर देता है, इस कारण से रिएक्शन के रेट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। यहाँ देखते हैं हियर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, हियर MnO2 acts as catalyst, है ना। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कैटालाइसिस। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं ES। एक्टिवेशन माने एनर्जी। कैटलिस्ट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। जनरली एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को क्या करता है, घटा देता है, इसीलिए रिएक्शन के रेट को या बढ़ा देता है। समझ गए, यह सब क्या है कैटलिस्ट की विशेषता। ओके, फिर अलग से हम कैटलिस्ट की विशेषता अलग देखेंगे। ओके, कैटलिस्ट की विशेषता क्या करेंगे, अलग से हम लोग समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैटलिस्ट है क्या, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है ना। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अलग देखेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या क्या विशेषता है, इसका 4-5 गो 6 गो विशेषता है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है ना। तो सबको हम लोग अलग से देखेंगे, देखिए तो बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के गुण या लक्षण, है ना। इसका देखो 4-5 गो क्राइटेरिया है, उसको समझना। फर्स्ट देखो क्राइटेरिया क्या है, कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन। Catalyst is not consumed in a chemical reaction, है ना। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में खर्च नहीं होता, एक विशेषता। Only a small amount of catalyst is needed to catalyze a reaction. Only a small amount of catalyst is needed to catalyze a reaction. अभिक्रिया को कैटलाइज करने के लिए बहुत कम मात्रा में
बहुत कम मात्रा में कैटेलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कम मात्रा में कैटेलिस्ट की आवश्यकता है। नेक्स्ट इसका क्या क्राइटेरिया है? कैटेलिस्ट्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटेलिस्ट्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का अर्थ समझिएगा। उत्प्रेरक की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है। अत्यधिक विशिष्ट होती है। हाईली स्पेसिफिक का अर्थ यह हुआ कि किसी खास रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए किसी खास कैटेलिस्ट की ही आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेलिस्ट जो है सब रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा। जैसे हम उदाहरण देकर बताए थे कि जिस प्रकार से अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग टेबलेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अलग अलग रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। कैटेलिस्ट के इसी गुण को कहा जाता है हाईली स्पेसिफिक या अत्यधिक विशिष्ट। समझ रहे हैं ना? पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है एग्जाम, है ना? यह सब कैटेलिस्ट की क्या है विशेषता, है ना? एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों पढ़ा चुके हैं कहाँ पे? केमिकल काइनेटिक्स में। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक न्यूनतम मात्रा में एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी में समझा, जो एनर्जी मॉलिक्यूल में पहले से है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उस इंटरनल एनर्जी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज नहीं करते हैं, है ना? उस इंटरनल एनर्जी के अलावे जो एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को जब तक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं होगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं बनता। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी, और जो है मॉलिक्यूल में पहले से एनर्जी है उसको क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। दोनों एनर्जी को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में दे चुके हैं। तो बढ़िया से पढ़िएगा क्या है। कैटेलिस्ट provide an alternate path for a reaction, alternate path, यहाँ स्पेसिफिक इमेज से पहला alternate path for a reaction। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। ये सब जो अंडरलाइन कर दिया ना, उसको याद रखिएगा। स्पेसिफिक इन नेचर होता है, अल्टरनेट पाथ करता है। अल्टरनेट पाथ कैसे प्रदान करता है हम बताएंगे आगे आपको। किस प्रकार हम जानेंगे कि अल्टरनेट पाथ प्रदान कर रहा है, हम उसको आगे देखेंगे। या देखो यहीं से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ये एक्स एक्सिस पर हम दिखाए
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रोग्रेस को हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और एनर्जी को हम दिखा रहे हैं कहाँ, वाई एक्सिस, है ना। कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर है, वह चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट ई। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ न कुछ एनर्जी पहले से है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। उसी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए इसके पास एनर्जी इतना, यहाँ से यहाँ जो एनर्जी हुआ वही हुआ इंटरनल एनर्जी। लेकिन इस एनर्जी से रिएक्टेंट को मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करते, इसके लिए हम उसको हीट करते हैं, लाइट एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो वह क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एनर्जी बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है। उस एनर्जी को अचीव करने के लिए जितना एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ा, उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। सब हम केमिकल कैंटीन्स में पढ़ा है ना। ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट। ओके, यहां से यहां जो एनर्जी हुआ, है ना, यहां से यहां जो एनर्जी हुआ, इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, ये से डिनोट करते हैं। जहाँ ये लिख देंगे कोई जगह, एक्टिवेशन एनर्जी। यह रिएक्शन क्या हुआ, जब हम कैटेलिस्ट ले दिए तब। अब हम क्या करते हैं, इसमें कैटेलिस्ट दे देते हैं। जैसे यहाँ आर के जगह लिए KClO3, या ब्रेक करके बनाया KCl + O2, या ब्रेक करके क्या बनाया KCl + O2। KCl + O2 क्या हुआ, प्रोडक्ट, है ना। इस समय एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हम क्या किए, इसमें कैटेलिस्ट दिए, कैटेलिस्ट के रूप में हम दिए MnO2। अब MnO2 देने से क्या हुआ, MnO2 देने से क्या हुआ, MnO2 देने से क्या हुआ, इस तरह से, है ना, इस तरह से बना रहे हैं। इस ग्राफ को समझा रहे हैं आपको, इसको इससे बना दिया अलग कलर से, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आवे ये कैसे ड्रॉप करना है ना। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया, इतना ही। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमारा इतना है। तो यह क्या किया, रिएक्शन के लिए बिल्कुल एक नया रास्ता खोजा है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना, और जैसे ही MnO2 दे दिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, इतना हो गया। यह रिएक्शन के लिए क्या किया, बिल्कुल नया रास्ता प्रदान किया ना। तो जनरली यह क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, इसलिए रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसीलिए रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बोलो, बढ़ा देता है ना। यहाँ देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये को पढ़िएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटेलिस्ट, मतलब हम उसमें कैटेलिस्ट नहीं दे रहे। एक छोटा वाला जो देख रहे हैं, यह क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटेलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटेलिस्ट, यहाँ इस केस में कैटेलिस्ट के रूप में जब हम MnO2 दिए, यह क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, इसीलिए रिएक्शन के रेट बढ़ा। समझ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी समझने में दिक्कत होगा, आप केमिकल पेंटिंग्स वाला देख लीजिएगा, आपको बड़े डिटेल से पढ़ाया है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो कहने का मतलब क्या किया, यह रिएक्शन के लिए नया रास्ता प्रदान किया। पहले इतना था, अब क्या किया, इतने हुआ। जैसे हम लोग कहीं चलते हैं मोटरसाइकिल से, NH जाम हो जाता है, ट्रक का बहुत बड़ा जाम, तो क्या करते हैं, साइड से जो बाईपास रोड रहता है, उस बाईपास रोड से निकल जाते हैं, फिर आगे जाके NH में मिल जाते हैं। तो वह नया रोड जो 14 नंबर रोड से जो निकले,
वही नया रोड क्या हुआ, अल्टरनेट पाथ हुआ, वैकल्पिक रास्ता हुआ। अब देखो यहाँ इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, रिएक्शन लेफ्ट से राइट की ओर मूव किया, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ना, लेफ्ट से राइट की ओर मूव किया क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन, और राइट से लेफ्ट की ओर मूव किया तो क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदला इसको कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदला इसको कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो ध्यान देना कैटलिस्ट की क्या विशेषता है कि यह फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट को सेम रेट से कैटलाइज करता है। यह फॉरवर्ड रिएक्शन तथा बैकवर्ड रिएक्शन को सेम रेट से कैटलाइज करता है। तब यह करता क्या है, यह इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि यह इक्विलिब्रियम को क्विकली तेजी से लाने में मदद करता है। देखो यही क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार बोर्ड का, यह इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। रदर इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, बल्कि यह क्या करता है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था को तेजी से लाने में मदद करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपको बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन उतना इजी नहीं आता है एग्जाम, एकदम अंदर से क्वेश्चन उठाता है, समझ रहे हैं ना। इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विथ द सेम रेट। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इट कैटलाइजेस द forward and backward reaction with the same rate. Hence equilibrium is not disturbed. Rather, it helps to attain equilibrium quickly. देखिए रासायनिक अभिक्रिया में फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड रिएक्शन को समान दर से कैटलाइज करता है। अतः यह साम्यावस्था को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब अल्टर नहीं करता है, बल्कि यह इक्विलिब्रियम तेजी से साम्यावस्था इक्विलिब्रियम तेजी से लाने में मदद करता है। तेजी से लाने में क्या करता है, बोलो, मदद करता है। क्या समझ में? यह रासायनिक अभिक्रिया में फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड रिएक्शन को समान दर से कैटलाइज करता है।
अतः यह साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि यह इक्विलिब्रियम तेजी से लाने में मदद करता है, क्योंकि दोनों का रेट क्या है, सेम है ना। यही सब कैटेलिस्ट की क्या है, विशेषता। ओके, कैटेलिस्ट की क्या है, विशेषता है। सब जितना पढ़ा रहे हैं सब से एकदम ऑब्जेक्टिव आएगा बहुत ज्यादा। ये ऑब्जेक्टिव तो 50% है ना। It does not alter the gives free energy change, जिसको डेल्टा जी से डिनोट और आज के डेल्टा जी को कहते हैं गिव्स एनर्जी, और डेल्टा जी को क्या कहते हैं, चेंजिंग गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी क्या पढ़ा चुके हैं, फिर बोलते हैं फ्री एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। सिस्टम में हुआ फ्री एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी के जो अलावे फ्री एनर्जी बच जाता है, जिससे सिस्टम यूजफुल वर्क करता है। दैट एनर्जी इज नोन एज गिव्स एनर्जी, और उसी को हम डेल्टा लगा दिए, क्या पढ़े, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में परिवर्तन नहीं करता। यह डेल्टा जी के मान को परिवर्तित नहीं करता है। यही सब 4 गो 5 गो जो है 5 गो 6 गो क्राइटेरिया बताए, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट। समझ रहे हैं, मिटाया जाए इन्हें का अक्सर तुरंत मिटा दें। लिख लिए होंगे आप लोग लिख लिए होंगे इसको, है ना। सब कॉपी में बढ़िया से लिखिए, उसको उतारिए, कीजिए कि बस सिनेमा में चल रहा है, बस देख लिए बस हो गया। इसको देख के कॉपी में बढ़िया से नोट कीजिए। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, तब ना समझिएगा क्या है नहीं है। हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हो। एक लाइन दिमाग में रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ई। यदि रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा हो, एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, है ना। रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होगा, तो रिएक्शन का जो है रिएक्शन के रेट, रिएक्शन के वेग जो क्या होगा, स्लो होगा, मोलर धीरे धीरे। और यदि एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब तेजी से। दिमाग रखना, यदि किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा, लेस होगा, उस रिएक्शन का रेट मतलब उस रिएक्शन का वेग क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब अभिक्रिया तेजी से। और जिस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा, अधिक होगा, मोर लिखे हैं, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होगा वह रिएक्शन क्या होगा, उस रिएक्शन का रेट स्लो होगा, मोर अभिक्रिया धीरे। उल्टा रिलेशन, वेग के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगा, रिएक्शन धीरे धीरे होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रिएक्शन तेजी से होगा। तो आज बताएं बच्चों कैटेलिस्ट है क्या, कैटेलिस्ट की क्या क्या विशेषता है यहाँ से एकदम। ओके, थैंक्स।